हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन वीडियो ऑफ द माइंस रूल 1955। आज के वीडियो में हम अपना चैप्टर 4A को कंटिन्यू करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम रूल नंबर 29A और 29B के बारे में डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम उसके आगे का रूल 29C से डिस्कस चालू करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसमें ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था, ये जो रूल का चैप्टर है, चैप्टर 4A, इसे 1978 में इस माइंस रूल 1955 में जोड़ा गया है, जो कि डील करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे के रूल 29C। ठीक है, द माइंस रूल 1955 का ये रूल है। तो रूल नंबर 29C में हम बात करेंगे एग्जामिंग अथॉरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जामिंग अथॉरिटी, जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी इसके पहले रेगुलेशन में हम IME और PME के बारे में जाने थे। ठीक है, तो इसमें जो डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो कैसे कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसके बारे में इस रूल 29C में बताया गया है, एग्जामिंग अथॉरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं। IME और PME के लिए जो पर्सन अपॉइंट होगा एज अ डॉक्टर, उसकी वो एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा, MO मेडिकल ऑफिसर। उसका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा? द IME और PME शैल बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर्स। कोई भी इसमें नियुक्त करा जा सकता है। तो कैसे कैसे नियुक्त किया जा सकता है मेडिकल ऑफिसर को? तो पहला, मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द माइंस। जो मेडिकल ऑफिसर है वो किसी माइंस के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, दूसरा किस टाइप से करा जा सकता है? मेडिकल ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द माइंस। किसी ओनर ऑफ द माइंस के द्वारा मेडिकल ऑफिसर करा जा सकता है अपॉइंट। ठीक है, तीसरा बताया गया है मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉयड इन CMWFO। इसका फुल फॉर्म होता है कोल माइन वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन और अदर माइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, और लास्ट है मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है वो किसी मेडिकल फैसिलिटी में काम कर रहा है, तो उसका रैंक है, उसका रैंक के बारे में बताया गया है कि उसका रैंक असिस्टेंट सिविल सर्जन से कम नहीं होना चाहिए। ये असिस्टेंट सिविल सर्जन जो रैंक है, ये एक मेडिकल फील्ड का रैंक है, ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है रैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस रूल में इतना ही बताया गया कि किस टाइप से हम एक मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे एज अ डॉक्टर फॉर IME और PME के लिए। इसमें 4 बातें बताई गई हैं किस टाइप से हम कोई मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। सो फ्रेंड, इस रेगुलेशन में तो इतना ही बताया गया है। चलिए आगे रेगुलेशन के ऊपर चलते हैं। सो अब नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 29D, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस रूल में बताया गया है कि जो नोटिस होगा वह कौन देगा, किसको देगा, किस फॉर्म में देगा और कितने दिन पहले देगा। इस रूल में इन चारों बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि IME जो फर्स्ट नोटिस होगा, फर्स्ट नोटिस किस चीज के लिए? IME और PME के लिए। ठीक है, वो मैनेजर नोटिस देगा, कितने दिन पहले देगा? 20 डेज बिफोर देगा। ठीक है, वर्कर्स को IME और PME के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट नोटिस ऑफ IME एंड PME गिवन बाय द मैनेजर इन फॉर्म M। ये नोटिस हम फॉर्म M में दिया जाएगा। फॉर्म M किस चीज से डील करता है? फर्स्ट नोटिस ऑफ इनिशियल एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, ये होता है फॉर्म M। ठीक है, एटलीस्ट 20 डेज पहले दिया जाएगा।
बिफोर सच एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन होने से पहले वर्कर को मैनेजर नोटिस देगा, 20 दिन पहले फॉर्म एम में देगा। ठीक है, और आगे इसमें बताया गया है इसी पॉइंट में, नोटिस ऑफ IME, IME मतलब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, कैन बी गिवन बिफोर 20 days टू। जो IME का केस है ना, उसमें हम 20 days से कम समय में पहले भी नोटिस दे सकते हैं वर्कर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जरूरी नहीं है कि 20 days के पहले देना, 20 days से इंटरवल कम भी कर सकते हैं, पर इन केस ऑफ PME हमें 20 days के बिफोर नोटिस देना ही है। किसमें देना है? फॉर्म एम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड नोटिस या फिर इसे फाइनल नोटिस बोलते हैं IME और PME के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन फर्स्ट नोटिस में एग्जामिनेशन में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए अगेन सेकंड चांस दिया जाता है कि वो वापस IME और PME के लिए जाए। ठीक है, तो उस केस में नोटिस कैसे दिया जाता है? तो उस केस में मैनेजर IME और PME के लिए नोटिस देता है वर्कर को। ठीक है, 10 days पहले देता है। इस केस में जो सेकंड नोटिस होता है वो 10 days पहले दिया जाता है, और उस नोटिस को हम फॉर्म एन में देते हैं। किस में देते हैं? फॉर्म एन। ठीक है फ्रेंड्स, और 10 days पहले देते हैं। फॉर्म एन किस चीज से डील करता है? सेकंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ इनिशियल एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉर्म को याद करना पड़ता है। फॉर्म एन और फॉर्म एम में क्या है ये पूछता है जनरली। तो जो सेकंड नोटिस होता है, और फर्स्ट नोटिस में आपको पता चल गया, फर्स्ट नोटिस 20 days पहले देना है और सेकंड नोटिस में 10 days पहले देना है। ठीक है, उसको फॉर्म एम में देना है फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस फॉर्म एन में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इस रूल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड की नोटिस कैसे कैसे देना है। अब हम बात करते हैं नोटिस जो होता है हम देते हैं, नोटिस ऑफ इशूड बाय मैनेजर सेंड टू एग्जामिंग अथॉरिटी। जो भी मैनेजर के द्वारा इशू होता है सर्टिफिकेट, मतलब जो भी इशू नोटिस होता है, फॉर्म एन है या फॉर्म एम है जो भी है, ठीक है, उसको एग्जामिन अथॉरिटीज को भी भेजना है। ठीक है, और क्या करेगा मैनेजर? भेजने से पहले उसे एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को भेजेगा। सेम केस फॉर्म एम में भी करना है, फॉर्म एन में भी करना है, दोनों के लिए है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करते हैं इस रूल में और आगे क्या बताया गया है। इन केस ऑफ PME, वन कॉपी ऑफ प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट issued in form O can also sent by manager to the examining authority। इसे बताया गया है जो PME होता है, PME हर 5 साल में होता है। ठीक है, तो अगर किसी वर्कर को अगेन PME के लिए भेजा जा रहा है या IME के लिए भेजा जा रहा है किसी वर्कर को, तो उसके फॉर्म के साथ जो फॉर्म एन या फॉर्म एम में नोटिस भेज रहे हैं एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसमें उसके प्रीवियस जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट बना होगा ना फॉर्म ओ में, फॉर्म ओ किस चीज से डील करता है? रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। जो लास्ट टाइम वो मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठा होगा, उस फॉर्म का भी हमें एक रिपोर्ट का कॉपी भेजना है। किसको भेजना है? एग्जामिंग अथॉरिटी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या बताना चाह रहा था। अब आगे पॉइंट में दिया है एग्जामिंग अथॉरिटी इन्फॉर्म करेगा। जो एग्जामिंग अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगा मैनेजर को व्हेन पर्सन आर नॉट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई पर्सन है वो फर्स्ट और सेकंड नोटिस में भी वो PME और IME में नहीं आता है, तो उस केस में जो एग्जामिंग अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगा। किसको करेगा? मैनेजर को करेगा कि वो पर्सन इस IME और PME में नहीं अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 29D में इतना ही बताया गया है। तो चलिए आगे रूल के ऊपर अब चलते हैं।
सो फ्रेंड चलिए अब नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 29E, ये आज की वीडियो का लास्ट रूल है। 29E के बारे में देखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो 29E किससे डील करता है? फेलियर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई पर्सन पहले और दूसरे नोटिस के बाद भी वो नहीं जा पाता है, कोई पर्सन पहले दूसरे नोटिस के बाद भी वो IME और PME में नहीं जा पाता है, तो यार ये तो बहुत गड़बड़ होगा उसके साथ, बहुत सख्ती दी जाती है उसको। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा अब इस रूल में बताया गया है कि अगर वो फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या क्या सख्ती बरती जाएंगी उस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। अ पर्सन हु विदाउट एनी रीजनेबल कॉज fails to submit himself for medical examination even after final notice of IME PME shall be liable to discharge from a service। उसको सर्विस से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो बिना कोई उचित कारण, क्या लिखा है, रीजनेबल कॉज, उसको बोलते हैं उचित कारण के बिना, बिना कोई रीजनेबल कॉज, ठीक है, वो IME और PME में नहीं आ पाता है। मे भी कोई फैमिली प्रॉब्लम, अदर कोई भी रीजनेबल कॉज हो सकता है। ठीक है, फाइनल नोटिस मिलने के बाद भी, तो उस पर्सन को हम नौकरी से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको नौकरी छोड़वा भी सकते हैं। ठीक है, बिफोर, अब इतना पहले पॉइंट में बताया गया, अब आगे देखते हैं। बिफोर सच डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, पर क्या होता है कि इसे डिस्चार्ज करने से पहले जो मैनेजमेंट होता है उसे वर्कर को सो कॉज नोटिस देता है लिखने को। रीजन बोलता है कि आपने क्यों उस मेडिकल एग्जामिनेशन में अटेंड नहीं हो पाए, उसके लिए आप हमें जस्टिफिकेशन दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए सो कॉज नोटिस दिया जाता है। नौकरी से निकालने से पहले उसे सो कॉज नोटिस में अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि अगर जो मैनेजमेंट है वो उससे एग्री हो जाती है तो उसे वो एक और चांस देगी। अगर उसे इनसफिशियंट लगता है, अपर्याप्त लगता है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन है, वो पर्याप्त नहीं है, इनसफिशियंट है, ठीक है, तो फिर वो उसे वापस टर्मिनेट कर देगी, उसे उसको अपने उसके जॉब से। तब उस केस में तो वो टर्मिनेट कर देगी। पर अगर उसे सफिशियंट लगता है, एग्री हो जाती है उसके स्टेटमेंट पे, जो उसने सो कॉज नोटिस में अपना जस्टिफिकेशन दिया है, वो उससे सेटिस्फाइड हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे एक और चांस दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। इफ मैनेजमेंट फेल टू फाइंड द रिप्लाई ऑफ सो कॉज नोटिस इज इनसफिशियंट, अगर वो इनसफिशियंट है, देन द मैनेजर ने टर्मिनेट फ्रॉम हिज सर्विस। मैंने जैसे बताया कि कोई पर्सन अगर सो कॉज नोटिस में इनसफिशियंट पाया जाता है कि जो जस्टिफिकेशन में ये इनसफिशियंट है, तो उसे अपने वर्क से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ द मैनेजर सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं सो कॉज नोटिस में, दे सेल अनदर चांस टू अपीयर इन मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद से उसे एक और मौका दिया जाएगा कि फिर वो वापिस IME और PME के लिए एग्जामिनेशन में बैठे जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर इन सब जो चीजें हो रही हैं कि उसे सफिशियंट नहीं मिल पाता, वो बहसबाजी करने लगता है, कोई भी डिस अराइज हो जाता है, तो जो एजेंट होगा, एजेंट, ओनर या फिर मैनेजर, वो रिफर कर देगा उस चीज के बारे में, रिफर टू CI, चीफ इंस्पेक्टर को, कब, 60 दिन के अंदर। ठीक है, वो चीफ इंस्पेक्टर को इस मामले के बारे में जो भी डिस्प्यूट विवाद उसमें उठा होगा उसके बारे में रिफर कर देगा। कब रिफर, 60 दिन कब माना जाएगा, जब भी वो नोटिस
उस वर्कर को दिया जाएगा उसके 60 दिन के बाद से, मतलब उसके 60 दिन के अंदर इंटरवल जो होगा नोटिस देने के 60 दिन के अंदर एजेंट ओनर मैनेजर सीआई को उस विवाद के बारे में रिफर कर देंगे, को डिबेट के बारे में, डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, आप देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द सेम शैल बी रिफर्ड टू द चीफ इंस्पेक्टर को रिफर किया जाएगा फॉर अ डिस्कशन फॉर अ डिसीजन within 60 days of the order commencement by the owner agent and manager of the mine to the said person। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट होगा 29E फेलियर्स ऑफ अंडरगो एग्जामिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे 29F से। ठीक है फ्रेंड्स, सो एट लास्ट सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट क्वेरी आती है रिलेटेड टॉपिक्स तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वहाँ पर आपको दे दूंगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।